everyone, I am Chavi. Welcome back to my channel. In today's video, I'll be discussing about Transfer of Property Act. See, before actually starting with what are the provisions of Transfer of Property Act, how the transfer of property takes place in today's scenario, I believe that it's quite important to understand that what was the history of this act, how the transmission of property took place before the enactment of this act. So let's begin. See, as we all know कि ये जो पंचायत का जो सिस्टम है, पंचायती राज जो है वो बहुत ही पहले से चलता आ रहा है हमारे इंडियन कल्चर में, हमारे इंडियन सोसाइटी में, हमारे इंडिया में बेसिकली। पहले जो पंचायत में जो पंच बैठते थे वही डिस्प्यूट सॉल्व करते थे, जो भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता था तो। लेकिन फिर बाद में जब ब्रिटिशर्स का रूल आया तो उन्होंने इनफॉर्मल कोर्ट्स एस्टैब्लिश करी। फिर बाद में जो भी डिस्प्यूट्स होता था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो डिसाइड करने लग गए। तो वो जो डिसीजन देते थे वो देते थे अपने इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंगली, क्योंकि वही उनको पता था। इंग्लिश लॉ को वो एकदम स्ट्रिक्टली अप्लाई तो नहीं करते थे हमारे इंडिया में, वो कुछ मॉडिफिकेशंस करी थी उन्होंने, कीपिंग इन माइंड आर सिस्टम। बट वो जो ब्रिटिशर्स थे एक तो हमसे फेमिलियर नहीं थे, मतलब कि इलिटिगेंट से अनफेमिलियर थे, प्लस वो जो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो कल्चर है, हमारे जो डिस्प्यूट्स हैं उनसे भी वो बहुत ज़्यादा अनफेमिलियर थे। सो इसी का रिजल्ट जो था बहुत ही ज़्यादा, इसका रिजल्ट ये था कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन और अनसर्टेनिटी क्रिएट होने लगी। सो रिलेटिंग टू द सॉल्विंग और डिस्प्यूट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। फिर बाद में इसी कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए the need was felt to enact this transfer of property act। तो और जो इवन प्रीवी काउंसिल जो थी उसने भी ये चीज नोट डाउन करी थी कि दैट ये बहुत ही कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है, दैट्स वाई कोई एक एक्ट हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो उन्होंने फिर एक फर्स्ट लॉ कमीशन जो था वो एस्टैब्लिश किया गया इसी के पर्पस के लिए। फिर बाद में उन्होंने एक एक्ट फॉर्म हुआ, बिल वॉज प्रिपेयर्ड एंड आफ्टर दैट फाइनल बिल वॉज ऑल्सो पास्ड। तो जब फाइनल बिल पास हुआ तो हमारा जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ये 14 फरवरी 1882 को ये फोर्स में आ गया था इफेक्ट के साथ। तो दिस वॉज द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। Comes the definition part. So this expression transfer of property is defined under section 5 of Transfer of Property Act 1882. Definition runs as the act by which a living person conveys its property in present or in future to one or other living persons or to himself and to transfer the properties to perform such act। वो ये definition मैंने यहाँ पे नहीं लिखी because ये जो definition है ये आप डायरेक्ट से भी read कर सकते हो, section 5 में given है। But now the important thing which we have to consider is that what are the meaning of transfer and the word property in this section। So the word transfer के बहुत सारे meaning हो सकते हैं। हम day to day life में transfer बहुत चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय का अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसफ़र हो गया दूसरी स्टेट में, उसको भी हम ट्रांसफ़र कहते हैं। हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं, उसको भी ट्रांसफ़र कहते हैं। बट ये व्हाट एग्जैक्टली द वर्ड ट्रांसफ़र मीन? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो the word transfer, the expression transferred with respect to the transfer of property means the act of giving something to other person, to other living person। तो अब बात आती है कि इसके दो पॉसिबिलिटीज अराइज हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी फेवरेट शेड ऑफ लिपस्टिक अपनी फ्रेंड को दी, उसमें दो पॉसिबिलिटीज अराइज हो सकती हैं। या तो मैं उसको कम्प्लीटली दे दूं कि हाँ भाई अब तू ही रखियो, मैंने उसको गिफ्ट दे दिया। और सेकंड पॉसिबिलिटी ये अराइज होती है कि हाँ मैंने उसको कुछ पर्टिकुलर फंक्शन अटेंड करने के लिए मैंने उसको वो लिपस्टिक दे दी। सो इसमें दीज आर टू पॉसिबिलिटीज। तो अब आप पूछोगे कि क्या बोलते हैं यहाँ पे जब मैंने एब्सोल्युटली प्रॉपर्टी दे दी, अपनी लिपस्टिक दे दी, वो ट्रांसफर कहलाई जाएगी, या फिर मैंने उसको थोड़ी देर के लिए जो फंक्शन अटेंड करने की जो लिपस्टिक दी है वो ट्रांसफर कहलाई जाएगी। सो इन दिस सिचुएशन दीज बोथ द एग्जाम्पल विच आई गेव यू बोथ कम्स अंडर the definition of transfer। So one thing is clear that transfer means the act of handing over something to other। It doesn't matter whether you are giving something absolutely or partially for a limited period of time। The only word transfer means that the act of handing over something
to other. So this was the meaning. Now comes the word property. What is the meaning of property? So the meaning of property is nowhere defined in this Transfer of Property Act, but it has been used in its most wider sense. तो प्रॉपर्टी का मतलब यही है, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स द राइट और एन इंटरेस्ट विच अ पर्सन इज हैविंग, एंड दैट राइट एंड इंटरेस्ट विच इज हैविंग सम इकोनॉमिक कंटेंट टू इट. जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी सिर्फ मनी या फिर सिर्फ टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स जो है उसी को ही इंक्लूड नहीं करता, बट जो इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो भी एक प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के अंदर आते हैं. जैसे पेटेंट राइट हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, ये सारी चीजें भी द टर्म प्रॉपर्टी के अंदर आती है. So the meaning of the word property means the right or an interest which a person is having in exclusion of others. The whole world is excluded. That right is inherent in you only to enjoy that property, to use that property, or to dispose it completely. Now it's your choice how you will treat that property. That is something which is the meaning of property. Comes the difference between immovable and movable property, which is very important. So what is immovable property? See, वैसे section 6 जो है, sorry, I take my words back. Section 3 of Transfer of Property Act जो है उसमें डिफाइन तो है इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट वो इतनी एलाबोरेट तरीके से नहीं डिफाइंड है. उसमें बस इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड दिस ऐसे लिखा हुआ है. बट जो सेक्शन 3 सब क्लॉज 26 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट जो है उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी को अच्छे से डिफाइन किया गया है. सो जनरल क्लॉजेस एक्ट सेज कि द इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू अर्थ, जिसके अंदर ये 3 चीजें भी इंक्लूड होंगी, रूटेड इन अर्थ, एम्बेडेड इन अर्थ, अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड. So this is the definition of immovable property according to General Clauses Act. Now let's understand all these in detail. Now comes the land. What is land under immovable property? So land means the earth surface. अर्थ सरफेस प्लस जो कॉलम ऑफ स्पेस अर्थ सरफेस के ऊपर है और जो इस सरफेस के नीचे है, वो सारी चीजें जो है लैंड की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होगी. प्लस जो भी ऑब्जेक्ट्स, जो भी चीज़ जो नेचुरल स्टेट से जो लैंड में प्रोड्यूस होती हैं वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड होंगी, जैसे कि मिनरल्स. और जो भी ऑब्जेक्ट्स जो ह्यूमन एजेंसी ने कंस्ट्रक्ट करे हैं, बिल्ड करे हैं लैंड के ऊपर, वो भी लैंड की डेफिनेशन के अंदर आएगी, दैट इज सच एज बिल्डिंग्स. So now the next one is benefits to arise out of land. जो भी benefits हैं जो लैंड के ऊपर से अराइज होते हैं, जो भी इंटरेस्ट हैं, वो सारी चीज़ें भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएंगी. जैसे शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में ये हेल्ड किया गया था कि वो जो राइट है टू एंटर इनटू द लैंड एंड टू कट अवे द ट्रीज फॉर 12 years वाज कंसिडर्ड एज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो जो भी इंटरेस्ट, जो भी बेनिफिट्स आपको लैंड से मिल रहा है वो जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के अंदर काउंट. नाउ द नेक्स्ट कम्स थिंग्स अटैच टू अर्थ. थिंग्स अटैच टू अर्थ के अंदर ये चीजें आ जाती हैं. रूटेड इन अर्थ, रूटेड इन अर्थ में आ जाती हैं ट्रीज, क्रॉप्स, ये सारी चीजें जो है थिंग्स रूटेड इन अर्थ में आ जाते हैं. एम्बेडेड इन अर्थ में आ जाते हैं. अच्छा, रूटेड इन अर्थ में जो ट्रीज जिनका परमानेंट बेनिफिट के लिए अगर हमने लगाए हुए हैं तो उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे. लेकिन वो ट्रीज जिनकी जो हमने कट करने के लिए लगाए हैं कि भाई उसके बाद में हम जैसे टिम्बर के लिए जो कई ट्रीज कट करते हैं तो उनको हम मूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे. सो अब नेक्स्ट आ जाते हैं एम्बेडेड इन अर्थ. इसमें आ जाएंगे जो भी बिल्डिंग्स वगैरह जो कंस्ट्रक्ट होती हैं वो दैट इज थिंग्स विच आर एम्बेडेड इन अर्थ. और लास्ट वन इज थिंग्स विच आर अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड. एम्बेडेड मैंने बताया बिल्डिंग्स, और अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड मीन्स जो भी बिल्डिंग्स के अंदर जो विंडोज लगी हुई होती हैं, फैंस लगे हुए होते हैं, that would also be considered a immovable property. अब एक चीज आ जाती है कि इसमें दोनों चीजें आ रही है. जैसे रूटेड इन अर्थ में जो मैंने बताया था कि टिम्बर और जो ट्रीज जिनका परमानेंट बेनिफिट लेना है वो एक तो मूवेबल है, एक इमूवेबल है. तो हाउ विल वी डिटरमाइन व्हाट इज इमूवेबल एंड व्हाट इज मूवेबल? सो दे आर डिटरमाइनिंग टेस्ट टू डिटरमाइन
between the two. So the first determining test is that अगर कोई चीज अपने which is resting on its own weight on the surface of the ground, that would be considered as movable property. लेकिन on the other hand अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको इवन स्लाइटली भी अगर एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू अगर हमने फिक्स किया है ग्राउंड में विद द इंटेंशन दैट इट वुड गो डीपर इनटू द ग्राउंड, तो वो जो चीज है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी. अब सेकेंड चीज आ जाती है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होगा उस चीज को लगाने का. इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है जैसे अगर बाय चांस हमारा कोई थिंग है जिसको हम जिसको हम यूज कर सकते हैं उस अकेले कोई किसी और चीज में उसको फिट करने की जरूरत नहीं है, तो वो मानी जाएगी मूवेबल प्रॉपर्टी. लेकिन कई चीजें जैसे विंडोज हैं, विंडो अगर खाली अगर कहीं पे शॉप पे रखी हुई है तो हम उसको अकेले विंडो को तो यूज नहीं कर सकते. विंडो अगर किसी बिल्डिंग में लगाई जाएगी, कंस्ट्रक्ट करी जाएगी, फिक्स करी जाएगी, तभी हम उस विंडो को एंजॉय कर सकते हैं. दैट्स व्हाई दैट विंडो would be considered as immovable property because we cannot arise the benefit of this window in itself. तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. तो जो इंटेंशन जो है, जो ऑब्जेक्ट है चीज को थिंग का, वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं कि अगर कोई हाउस का जो ओनर है वो अगर चीजें फिक्स कर रहा है, जैसे विंडो लगा रहा है, फैन लगा रहा है, तो उसका जो इंटेंशन है माइंड में, हिज इंटेंशन इज टू बेनिफिट टू एक्सट्रैक्ट दैट बेनिफिट परमानेंटली. उसका परमानेंट बेनिफिट का इंटेंशन होता है, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएगा. लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर कोई टेनेंट उस घर में आता है और वो अपना अगर टेबल फैन कोई भी फैन लेके आता है, तो उसका इंटेंशन नहीं होता परमानेंट बेनिफिट लेने का यहाँ इस मूवेबल प्रॉपर्टी से. सो दैट्स वाई हम उस चीज को मूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे. प्लस एक डिफरेंस ये भी हो सकता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी हम उसको भी कह देंगे कि जो चीज विच इज नॉट मूवेबल, अगर उसको मूव करोगे आप तो उसका वो डैमेज हो जाएगी और जो उसका मेन पर्पस है वो ही डैमेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा. दैट वुड बी कंसिडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी. नाउ आई होप दिस कंसेप्ट ऑफ immovable property is clear to you. Now the next is this term movable property is nowhere defined in this Transfer of Property Act. It is defined, the definition of movable property is given according to the General Clauses Act. It defines that movable property includes property of every description except immovable property. अब इसमें आ जाती है कोई भी चीज, कोई भी प्रॉपर्टी विच कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. जैसे कि स्टैंडिंग टिम्बर जो है, टिम्बर यूज होते हैं क्या बोलते हैं यूटेंसिल्स बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों में, बिल्डिंग्स में भी यूज होता है टिम्बर्स, तो वो जो है मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगी. जो चीज़ शिफ्ट हो सकती है तो, और जो क्रॉप्स जो हैं जिसको हम सिवर कर देते हैं, काट देते हैं अर्थ से, दैट वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज मूवेबल प्रॉपर्टी. नाउ कम्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी. The immovable property includes land. BAL means benefits to arise out of land and things attached to earth. तो immovable property का अगर डिफरेंस आ जाए तो ये जो मैंने सेक्शन 3 क्लॉज 26 का जो दिया था जनरल क्लॉजेस का, आप ये लिख देना. और यहाँ पर movable property includes this and for example growing crops, standing timber, that is immovable property. Now the next is immovable property के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है, things which has been fixed by the external agency, even slightly but has been fixed by some external agency, would be considered as immovable property. But thing which is resting on its own weight on the ground is known as movable property. Now the next is, अगर आपकी इंटेंशन जो है वो परमानेंट बेनिफिट अराइज करने की है तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी. लेकिन आपकी if the intention is to enjoy that thing in itself, then that would be considered as movable property. अब this was okay. One more important thing मैं skip कर गई, I'm sorry. Movable property जो है, movable property में there is the requirement that it should be registered. बट मूवेबल प्रॉपर्टी में ऐसा कोई सीन नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट इफ़ यू हैव इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपको जो है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा.
So that's all for today's video. I hope it's clear what was the definition of transfer of property, what was its history, what is the difference between immovable property and movable property. I will see you in the next video. Thank you so much. Bye bye.